नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, पेपर ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन का है और मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल हेल्पर में अगर आ जाते तो आपका स्कोर क्या रहता, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, क्योंकि हम इसमें टेक्निकल जो ट्रेड थ्योरी से संबंधित है उसके 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, ये पेपर 17 मार्च 2022 का है और इलेक्ट्रिशियन 3rd नाम की पोस्ट थी, उसका पेपर है, ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन का है। इसमें दोस्तों 60 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, जिसका पार्ट 1 सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं 1 से लेकर 30 तक। यदि आप दोनों पार्ट को देखते हैं तब भी कमेंट कीजिएगा कि ओवरऑल 60 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा, ताकि हम एक अंदाज़ा लगा सकें कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी कैसी थी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि लास्ट तक वीडियो देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन पेपर को, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर 1 से 30 तक क्वेश्चनों का पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर उसे जाकर देखना, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट सूटेबल कोर्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। आइए आज के सवाल से शुरू करते हैं, और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस लैंप का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? दोस्तों याद रखें, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V²/P का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब वोल्टेज रेटिंग समान हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो फिर याद रखें जिसकी पावर कम होती है उसी का प्रतिरोध अधिक होता है। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वोल्टेज सबका सेम है और पावर कम होगी तो रेजिस्टेंस अधिक होगा। सी उत्तर यहाँ पर अपना सही रहेगा। बाकी आप कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, तब भी कर सकते हैं, लेकिन इसने ये तो पूछा नहीं कि है कितना, इसने ये पूछा है कि कम या अधिक किसका है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर ये पूछ लेता कि सबसे कम किसका है, तो फिर अधिक वाट वाले का होता। फिर आपको डी ऑप्शन करना है। मान लीजिए सेम ऑप्शन है लेकिन मोर की जगह लेस पूछ लेता कि कम प्रतिरोध किसका है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका है, सो हम डी ऑप्शन के साथ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नियॉन साइन लैंप जो होता है ना, उसके बारे में पूछा है कि उसका सही विवरण क्या है। यानी एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछ लिए, साथ में ऑप्शन देने का थोड़ा सा तरीका बदल लिया, तो इससे क्या क्वेश्चन आसान हो जाता है ऑप्शन बनाने में, साथ में 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो याद रखें, नियॉन साइन लैंप की जो ट्यूब होती है ना, उसकी अधिकतम लंबाई 1 मीटर हो सकती है, और ट्यूब का जो डायामीटर रहता है वो 10 mm से लेकर 20 mm होता है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको निम्मी की बुक में भी मिल जाएगा। सो इसमें कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है, रट लीजिए इन आंकड़ों को। ए उत्तर बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। अगला सवाल है कि आइडियल ट्रांसफार्मर यानी आदर्श ट्रांसफार्मर है तो उसमें चुंबकन धारा, मैग्नेटाइजिंग घटक की बात कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसकी जांच कैसे होती है। इसे टेस्ट करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर में टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का नाम है नो लोड टेस्ट, और ये वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। अब सवाल बनता है यहाँ पर दूसरा, देखो आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकन धारा का पावर फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पर अपने को आंसर करना है 0। लेकिन मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता और वो यहाँ से आइडियल शब्द को हटा देता, केवल इतना सा सवाल होता कि एक ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग घटक, तो फिर ध्यान रखना करंट वोल्टेज से लैग करती है, पीछे होती है। कितना, तो इसका जो एंगल होता है ना, लगभग 75 डिग्री से 80 डिग्री के बीच में होता है। शुद्ध इंडक्टिव संभव नहीं है, इसलिए 90 डिग्री का उत्तर नहीं आएगा। अगर आइडियल शब्द हटा देवे तो ध्यान रखना 75 से 80 डिग्री लैग करना। ऐसे में फिर क्वेश्चन बनता है
कि ट्रांसफार्मर के मैग्नेटाइजिंग घटक का पावर फैक्टर कितना होता है, यानी आदर्श शब्द नहीं दिया, तो ऐसे में आपको 0.1 से 0.2 लैगिंग पावर फैक्टर करना है। अब यहीं पर मान लीजिए करंट की वैल्यू पूछे, तो ध्यान रखना नो लोड पर जो करंट होती है ना, वो फुल लोड करंट की 2 से 5% होती है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए हैं और इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। दो ट्रांसफार्मर का नो लोड फैक्टर तो अच्छा है, इसमें से तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। अगला सवाल पूछ रहा है कि जो घरेलू समांतर परिपथ होता है उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट बताना है आपको, राइट। पहला देखो, प्रत्येक विद्युतीय उपकरण का अपना स्विच होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक विद्युतीय उपकरण समान वोल्टेज मिलती है, ये भी सही है क्योंकि समांतर में वोल्टेज सेम है। प्रत्येक उपकरण को धारा समान मिलती है, नहीं, ये गलत हो गया। और अगला चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इफ़ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, यानी किसी दोष के कारण अगर एक उपकरण काम करना बंद कर देता है तो बाकी उपकरण प्रॉपर काम करते रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब यानी एक तरह से आपको समांतर सर्किट की 3 विशेषताएं याद करवा दी इसने। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्ट्रा ऑप्शन हो ना, कॉन्ट्रा का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट, ये ध्यान रखो कि किसी भी सर्किट में या वोल्टेज सेम होंगी या करंट सेम होगा, दोनों तो समान नहीं हो सकते, ये कन्फर्म है, इसलिए सी उत्तर सही होगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 35 वो कह रहा है कि प्रभावी मान का औसत मान से साइन वेव में जो अनुपात होता है वो किसे प्रेफर करता है या किसे रेफर करता है। बहुत सिंपल है, प्रभावी मान को आरएमएस मान बोलते हैं, औसत मान को मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो औसत मान आरएमएस मान के सापेक्ष जब अनुपात निकालते हैं तो वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। साइन वेव में इसका मान फिक्स है, 1.11 होता है। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि कौन सी मोटर ऐसी है जो जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए काम में लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंक्रोनस मोटर आएगी क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को हम लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। बड़ा सवाल बनता है कि एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है, तो रोटर की डीसी एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है। याद रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आ सकता है सवाल। अगला सवाल इसी से रिलेटेड दे दिया, बोलो क्या कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ पावर फैक्टर इज शोन बाय एन ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर। एक अति उत्तेजित अल्टरनेटर है। ओके सॉरी दोस्तों, ये अल्टरनेटर का पूछ रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर का था। और आपको मैं बता दूं कि ये ऑप्शन इसका गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अल्टरनेटर जो होता है ना वो सिंक्रोनस मोटर का जस्ट अपोजिट चलता है। यदि एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो वो लैगिंग पावर फैक्टर के साथ काम करेगा। कहते हैं कि घटता हुआ केवीआर लेता है। अगर ओवर एक्साइटेड अल्टरनेटर का क्वेश्चन आपको दे रहा है ना, तो आपको इसका लैगिंग पावर फैक्टर करना होगा। सी उत्तर सही करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये कह रहा है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड में है, तो इस प्रचालन को क्या कहेंगे। दोस्तों जनरली पीएनपी और एनपीएन जो होते हैं वो बीजेटी की श्रेणी में आते हैं। बीजेटी ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, जंक्शन 1 और जंक्शन 2, और इसके दोनों जंक्शन के आधार पर इसके ऑपरेशन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: फॉरवर्ड एक्टिव, रिवर्स एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। जब पहला जंक्शन रिवर्स में और दूसरा फॉरवर्ड में हो तो इसको रिवर्स एक्टिव बोलते हैं, जबकि जनरल जो मोड होता है वो एक्टिव मोड होता है। इसमें इसका जंक्शन 1 एमिटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड में होता है, जंक्शन 2 कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ये रिवर्स में होता है। कट ऑफ मोड में दोनों रिवर्स में होते हैं और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में होते हैं। अगला सवाल, पोल शू का काम निम्न में से कौन सा नहीं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जनरली हम जब भी थ्योरी लिखवाते हैं तो पोल शू के काम लिखवाते हैं,
और इस क्वेश्चन में देखो स्पष्ट दे रखे हैं 3 काम 1 2 4 होते हैं। फील्ड कॉइल को आधार प्रदान करना, चुंबकीय क्षेत्र का एक समान रूप से वितरण करना, चुंबकीय पथ के प्रतिष्ठम को कम करना। ये 3 काम होते हैं बस, फिर चौथा नहीं है ना। रोटर को या अल्टरनेटर को मूव करवाने के लिए बल उत्पन्न करना, ये पोल शू का काम नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आराम से पढ़ें आप तो इसको सही कर सकते थे। जैसे देखिए इस बच्चे का है और इसने भी सही किया है। मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, 600 आरपीएम से चल रही है। आर्मेचर की धारा 40 एम्पियर है। जब आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। वो कह रहे हैं आर्मेचर करंट की गणना करें जब टॉर्क डबल हो गया हो। अब यहाँ देखो बैक ईएमएफ नहीं दिया, बैक ईएमएफ नहीं दिया तो फिर कैलकुलेट करना तो आसान नहीं था। लेकिन यहाँ आप दूसरा संबंध लागू कर सकते हैं। डीसी मोटर का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती है। सीधी सी बात है, अगर टॉर्क डबल हुआ है तो टॉर्क डबल तभी हुआ है जब करंट डबल हुआ है। इसका मतलब धारा अब कितनी हो गई, 80 एम्पियर हो गई। साधारण क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं, सिर्फ आपको नियम लागू करना था। टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती वाला। और मानव शरीर जब नमी अवस्था में हो तो प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है, और जब शुष्क अवस्था हो तो 100 किलो ओम से 600 किलो ओम होता है। ये भी सीधा क्वेश्चन उठा है। ओवरऑल बात यह है कि पूरा निम्न बुक का पेपर है। ये वर्तमान में जो स्टैंडर्ड डेटा जितने भी है ये सारे निम्न के ही डेटा मिल रहे हैं। इसमें देखो ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग है और 6 पोल है। धारा के समांतर रास्ते कितने होंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, पोल इंटू प्लेक्स, है ना। 6 पोल है और ड्यूप्लेक्स यानी 2 प्लेक्स है, तो धारा के रास्ते कितने होंगे, 12। अगर ट्रिप्लेक्स होता तो 18 होता, सिंप्लेक्स होता तो 6 होते। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। और अगर वेव वाइंडिंग होती तो 2 इंटू प्लेक्स करते, फ़र्क इतना ही है। अगला सवाल है कि डबल कैपेसिटर मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उसके रनिंग टॉर्क का कितना होता है। बुक में लिखा हुआ है 300%, तो बात एक ही होगी ना, उसके निर्धारित टॉर्क का 3 गुना हो गया। और जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है जैसा कि छत पंखे वगैरह में लगती है तो उसका 50 से 80% ही होता है बस, यानी लगभग 1/2 से 0.8 है, 0.5 से 0.8 के आसपास ही है। पूर्ण भार टॉर्क से कम होता है, कहने का मतलब छत पंखे का टॉर्क। सबसे अधिक टॉर्क अगर आपसे पूछे तो यूनिवर्सल मोटर करना 450% है। 2 नंबर पर अगर आपसे पूछे तो रिपल्सन मोटर करना 400% है। उसके बाद में डबल कैपेसिटर मोटर करना जिसका 300% है सिंगल फेज मोटरों में। और सबसे कम अगर पूछे तो शेडेड पोल मोटर करना। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि अच्छा चालक कौन हो सकता है। धातुएं जो है ना, या मिश्र धातुएं, मेटल एंड एलॉय, यही अच्छे चालक होते हैं। सेरामिक, वुड प्रोडक्ट, पॉलीमर, ये तीनों अचालक हैं, यानी बेड कंडक्टर है। ठीक है, सेंटर पंच, नाम से ही पता लग रहा है ना, सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है और 30 या 60 डिग्री का होता है एक कोण, उसको बोलते हैं प्रिक पंच। सेंटर पंच का 90 डिग्री होता है, प्रिक पंच का 30 या 60 डिग्री का एंगल होता है। और आगे कह रहा है कि लकड़ी से कीलें निकालनी है। देखो भाई, इसके लिए जिसका वो यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं पिंसर। क्या बोलते हैं, पिंसर। अब पिंसर का दूसरा नाम इन्होंने क्ला हैमर लिखा है। ठीक है, बी उत्तर कर देना। लकड़ी से कीलें निकालने के लिए पिंसर का यूज करते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किसके बनते हैं, तो उसमें सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक ही होते हैं। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं बड़ी बात। और जो पावर स्टेशन होते हैं उनका अर्थ प्रतिरोध तो ये फिक्स मान है, 0.5 होता है। वैसे तो लिखना चाहिए बड़े पावर स्टेशन का होता है। अगला सवाल है कि ये किसका प्रतीक दिखाया जा रहा है, तो ये है आपका एक तरह से मैं कहूँगा मैंडेटरी साइन है, सकारात्मक चिन्ह है, जो सफ़ेद रंग से बने होते हैं, ब्लू धरातल होता है। वैसे ये कह रहा है कि वियर हैंड प्रोटेक्शन यानी ग्लव्स पहन लीजिए हाथ में। अगला सवाल, मार्किंग टूल के रूप में कौन सा गेज काम में आएगा, स्क्रैच गेज ही आएगा ना, स्क्रैच करेगा तो मार्क बन जाएगा। वैसे देखो फिलर गेज जो होता है वो एयर गैप नापने के काम आता है।
थ्रेड गेज जो होता है ये थ्रेड की पिच नापने के काम आता है, और रेडियस गेज जो होता है ये रेडियस यानी त्रिज्या नापने के काम आता है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा था कि जो आपको समझ नहीं आता। 400 वोल्ट को किस में रखेंगे तो मीडियम वोल्टेज में ही आएगी ना, लो वोल्टेज 250 वोल्ट तक आएगी, हाई वोल्टेज अपने 22 किलो वोल्ट तक लेते हैं, और एक्स्ट्रा हाई को 22 किलो वोल्ट से अबोव में रख देंगे। ठीक है, सिंपल सा ही है ना। और अगला सवाल कि एसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है। एसी में फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना वो स्टेटर पर होती है, और स्टेटर में स्लॉट कटे होते हैं, राइट। बी उत्तर करेंगे, खांचों पर होगी एसी में। और अगला सवाल कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक के द्वारा स्लाइटली अट्रैक्ट यानी कुछ आकर्षित होते हैं। देखो केवल कुछ आकर्षित होंगे तो उसको बोलेंगे पेरा, हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट लिखा होता यानी मजबूती से आकर्षित लिखा होता ना, फिर हम सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और अगर यहाँ पर स्लाइटली रिपल्ड यानी कुछ प्रतिकर्षित लिखा होता तो हम डी ऑप्शन के साथ जाते, डायामैग्नेट कर देते। ठीक है, अगला सवाल फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की चौड़ाई, तो बहुत सिंपल है। फॉरवर्ड में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। अवक्षय परत कहाँ होता है? पीएन जंक्शन के दोनों ओर की जो परत होती है, 1 माइक्रोमीटर इसकी जो है वो चौड़ाई होती है। वैसे जनरल में ध्यान रखना, साइज पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, पी और एन दोनों की सांद्रता के कारण बनता है। फॉरवर्ड में घटती है, रिवर्स में बढ़ती है। ठीक है। और अगला सवाल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसका टाइम पीरियड बताइए। तो टाइम बराबर 1 फ्रीक्वेंसी होता है। 1 फ्रीक्वेंसी को जब आप हल करेंगे तो उत्तर आएगा 0.02 सेकेंड, और इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो 20 मिली सेकेंड आपका उत्तर बनेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सॉडस्ट फ्लोर इन वर्कशॉप। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, मैं आपको बता दूं। ये यूं कह रहा है कि वर्कशॉप के फर्श से डस्ट, मतलब कौन सी डस्ट हटाने के लिए किसको हटाने के लिए आप सॉडस्ट को हिंदी में बोलते हैं मिट्टी अथवा रेत। ठीक है, तो वर्कशॉप में अगर ऑयल गिर जाता है ना तो इसके लिए हम बालू रेत का उपयोग करते हैं। सॉडस्ट को हिंदी में बालू रेत लिखते हैं। ठीक है, ऑयल आ जाएगा, तेल के लिए काम में लेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये तो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भाई, याद रख लेना। इंडोर लाइटनिंग यानी आंतरिक प्रकाश व्यवस्था में स्पेस हाइट रेशियो, स्थान ऊंचाई अनुपात कितना है? 1:2 होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन रहेगा इसके लिए। सेलिएंट पोल प्रकार के रोटर कहाँ काम में लेंगे? अल्टरनेटर में रोटर 2 तरह के होते हैं, सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल। लो और मीडियम स्पीड के लिए सेलिएंट काम में लेंगे, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। और जो सिलेंड्रिकल वाला है वो हाई स्पीड में काम में लेंगे, जैसे टर्बो अल्टरनेटर है, थर्मल का स्टीम अल्टरनेटर है। अगला सवाल, सिंक्रोनस मोटर की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि भार बढ़ता है? सिंक्रोनस मोटर स्थिर स्पीड मोटर है और इसकी गति में नो लोड से फुल लोड तक कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला सवाल, डीसी पृथक उत्तेजित जनरेटर के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना, इन्होंने या तो ये पूछा होगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। जैसे देखो, ए ऑप्शन कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ फ्लक्स इज ईजियर, हैंस स्पीड कैन बी कंट्रोल्ड। फ्लक्स को नियंत्रित करना आसान है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें फील्ड को हम बाहर से कंट्रोल कर रहे हैं। स्पीड कंट्रोल हम नहीं करते, खैर इसको प्राइम मूवर से चलाते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। दूसरा कह रहा है इट इज़ मोर स्टेबल दैन सेल्फ एक्साइटेड, तो स्व उत्तेजित से स्टेबल इसको मान सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया इसको रिएक्ट नहीं करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है इसका।
और जो सी ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल वोल्टेज, इसमें वोल्टेज को कंट्रोल करना कठिन है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें वोल्टेज कंट्रोल करना बहुत आसान है। फील्ड में बाहर ही रियोस्टेट लगा रखा है, रियोस्टेट के मान को कम या ज़्यादा करते हैं तो फ्लक्स कम ज़्यादा होता है, जिससे वोल्टेज आसानी से बदल जाती है। डिज़ायरेबल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ही तो सेपरेटली एक्साइटेड का यूज लिखाया हुआ है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी उत्तेजन धारा भार धारा से स्वतंत्र होती है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि हम इसको एक्साइट तो बाहर से करते हैं ना, अलग से डीसी देते हैं, लोड करंट का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये था कि इज़ नॉट करेक्ट फॉर सेपरेटली एक्साइटेड, इसलिए सी उत्तर सही है, क्योंकि ये गलत है, बाकी सारे सही स्टेटमेंट है। तो बस दोस्तों, यही थे 60 क्वेश्चन टेक्निकल के। दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों से भी करवाइएगा।